हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है भारत की एक गंभीर समस्या है जो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। अब इसमें आज हम लेंगे कि बेरोजगारी, पहले तो ये लेंगे कि रोजगार जो है कौन कौन से क्षेत्र में, जिसको मुख्य रूप से हम दो, भारत में जो रोजगार है उसको दो क्षेत्रों में बांटेंगे, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र, जिसको औपचारिक और अनौपचारिक या इंग्लिश में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में रोजगार की क्या स्थिति है, फिर हम लेंगे थोड़ा बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। तो अब हम लेते हैं पहले तो भारत में रोजगार। तो भारत में जो रोजगार है उसको हम सामान्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र होता है और एक होता है असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र का मतलब क्या है। इन जो फॉर्मल सेक्टर है या संगठित क्षेत्र है वो क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संगठित क्षेत्र में जो रोजगार है उसकी स्थिति बहुत बुरी है। एक जो अनुमान है 2011 का, एक जो अनुमान है उसके अनुसार 93% जो है रोजगार असंगठित क्षेत्र में है और केवल 7% क्षेत्र जो है संगठित क्षेत्र में है। तो अब सबसे पहले ये जाने कि संगठित क्षेत्र है क्या। तो संगठित क्षेत्र का मतलब है इसके क्षेत्र के अंतर्गत उन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। मतलब चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान हो, लेकिन जहां पर 10 या उससे ज्यादा जो श्रमिक हैं वो कार्य करते हैं वो कहलाता है संगठित क्षेत्र। अब बात आती है असंगठित क्षेत्र की। तो इसमें सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या निजी उद्यम इसमें शामिल करते हैं, और जहां पर 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। मतलब जितने जो निजी क्षेत्र हैं जहां पर 10 से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं वो तो चले जाते हैं किसमें, संगठित क्षेत्र में। लेकिन जिन निजी क्षेत्रों में 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं उसको हम असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसमें मेनली खनन हो सकता है, विनिर्माण हो सकता है, व्यापार हो सकता है, सेवा। इन सभी क्षेत्रों में ऐसे निजी उद्यम जहां पर 10 श्रमिक से कम कार्य करते हैं उसको हम असंगठित क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो क्योंकि भारत में बेरोजगारी जो है एक गंभीर समस्या है, इसलिए जब से योजनाएं बनी हैं तब से प्रत्येक योजना में सरकार के द्वारा इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि किस तरह से रोजगार में वृद्धि की जाए। तो चूंकि भारत में रोजगार जो है जितने बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा क्या हो रहा है, जनसंख्या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमेशा बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। तो तुम्हारे इसमें ये सवाल आ सकता है कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या हो सकता है। जैसे शॉर्ट नोट होते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनमें आता है कि संगठित क्षेत्र का मतलब क्या है। तो संगठित क्षेत्र का मतलब क्या है, ऐसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान जहां पर 10 या उससे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, मतलब असंगठित क्षेत्र में केवल हम निजी उद्यमों को शामिल करते हैं, और वो भी निजी उद्यम भी ऐसे जहां पर 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ संगठित और क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब लेते हैं इसमें रोजगार की स्थिति क्या है। और तो संगठित क्षेत्र जो है इसमें हम क्या करते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को सम्मिलित करते हैं जिसमें 10 या उससे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है उसके 2011-12 के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि कुल रोजगार जो था 2011-12 में 41.61 करोड़ था, जिसमें से संगठित क्षेत्र में केवल 2.9 करोड़ लोग जो हैं कार्यरत थे, जो केवल 7% था। मतलब जो कुल रोजगार था 41.61 करोड़, उसका केवल 7% रोजगार जो है वो संगठित क्षेत्र में था। सार्वजनिक एवं निजी संगठित क्षेत्र जो है इसमें 1994 से 2010 के बीच में कमी आई है, और इस काल में जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो रोजगार है वो 0.65% प्रतिवर्ष की दर से गिर गया है। अब असंगठित क्षेत्र, अब हमने देखा कि 2011-12 का जो आंकड़ा है नेशनल सैंपल सर्वे का वो ये कहता है कि केवल 7% जो है लोग वो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, और उस समय असंगठित क्षेत्र में कितने हो गए कि कुल रोजगार का 93% जो है वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब 41.61 करोड़ में से 38.71 करोड़ लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थे। तो ये हमारी हो गई स्थिति कि कितने कितने लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
अब लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो हमने लिया कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, ऐसे सार्वजनिक और निजी उद्यम जहां पर 10 या उससे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं संगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र में केवल निजी उद्यम शामिल होते हैं और निजी उद्यम में भी ऐसे उद्यम जहां पर 10 से कम श्रमिक कार्यरत हैं। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये हो गया कि संगठित क्षेत्र जो है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाता है जहां पर 10 या उससे ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं, और असंगठित क्षेत्र में ऐसे निजी उद्यमों को शामिल करते हैं जहां पर 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि जो संगठित क्षेत्र होता है वहां पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि से संबंधित लाभ दिए जाते हैं ना। और जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल जो सेक्टर है, उसमें इस तरह की कोई सुविधा श्रमिकों को नहीं दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। जबकि जैसे कोरोना के टाइम में हमें पता चला ना कि किस तरह से यदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ होते, यदि वो संगठित क्षेत्र में कार्यरत होते तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि अब हुई है। जितने इनफॉर्मल सेक्टर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक हैं उनको इस समय पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो दूसरा जो मुख्य अंतर क्या है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को क्या होता है, सारे लाभ प्राप्त होते हैं, सामाजिक सुरक्षा लाभ सरकार देती है, भविष्य निधि, पेंशन, जबकि असंगठित श्रमिकों क्षेत्र के श्रमिकों को ऐसा कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। फिर आता है कि तीसरा अंतर है इनका कि जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो अपने हितों, आर्थिक हितों, सामाजिक हितों, अपने जितने भी हित होते हैं, मतलब कर्मचारियों के हितों के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिक जो हैं वो ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, श्रम संघ बनाते हैं, श्रमिक संघों का निर्माण करते हैं। किंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसे कोई संघ नहीं होते हैं। मतलब संगठित क्षेत्र के श्रमिक तो क्या करेंगे, अपने यदि उनके हितों पर कोई आघात होता है तो वो अपना संगठन बनाकर उनको उसके सरकार के या किसी के भी विरुद्ध जो है वो आंदोलन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में इस तरह के कोई श्रम संघ नहीं पाए जाते हैं। तो ये तीन मुख्य अंतर होते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में ये तीन अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में मुख्य अंतर क्या है। अब आता है हमारा अगला, बेरोजगारी की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी की अवधारणा है क्या। सबसे पहले तो ये जाने कि बेरोजगारी का मतलब क्या है, बेरोजगार है कौन। तो प्रोफेसर पीगो के अनुसार एक मनुष्य केवल तब बेरोजगार होता है जब वह बिना नौकरी के अथवा बेकार है तथा रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक है। मतलब पीगू क्या कहते हैं कि व्यक्ति को बेरोजगार कब मानेंगे, जब वो बिना नौकरी के है और रोजगार प्राप्त करना चाहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं मानेंगे कि जो काम करना ही नहीं चाहता है। जो व्यक्ति काम करना चाहता है और यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति बेरोजगार के अंतर्गत शामिल होता है। अर्थात एक व्यक्ति बेरोजगार उस स्थिति में माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है किंतु उसको रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब यदि बेरोजगारी की परिभाषा पूछी जाए कि बेरोजगार कौन है, तो बेरोजगार का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने के योग्य है और निश्चित मजदूरी की दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है। अब बेरोजगारी भी दो तरह की हो गई, एक ऐच्छिक बेरोजगारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत कारण से मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने में रुचि नहीं रखता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर पर मान लो 300 रुपए प्रतिदिन हमारी वेजेस है, कोई डिसाइडेड सरकार के द्वारा निर्धारित है, और उस पर किसी व्यक्ति को कार्य मिल जाता है लेकिन वो कहे कि मैं तो 500 रुपए दोगे तो कार्य करूंगा, तो ऐसी स्थिति में उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रचलित मजदूरी की दर क्या है, 300 रुपए प्रतिदिन। तो 300 रुपए प्रतिदिन पर उसको काम मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ऐच्छिक बेरोजगार के अंतर्गत शामिल करेंगे कि उसे निश्चित मजदूरी की दर पर कार्य प्राप्त था लेकिन उसने कार्य नहीं किया। अनैच्छिक बेरोजगारी,
अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो काम करने के योग्य है और निश्चित मजदूरी की दर पर कार्य करना चाहता है परंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। परंतु ऐसे व्यक्तियों को हम अनैच्छिक बेरोजगारी में शामिल नहीं करेंगे जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, मतलब केवल हम 15 से 59 वर्ष तक की जो हमारी जनसंख्या है उसको श्रम शक्ति में शामिल करते हैं। इसलिए यदि 15 से 60 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति हैं वो काम करने के योग्य हैं और निश्चित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता है, तो वो लोग जो हैं वो अनैच्छिक बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल होंगे। तो ये हुआ ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। अब हम लेते हैं, एक आता है मानक व्यक्ति वर्ष, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। मानक व्यक्ति वर्ष का मतलब होता है जो व्यक्ति एक वर्ष में 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 273 दिन काम करता है उसे भारत में मानक व्यक्ति वर्ष कहते हैं। मतलब प्रतिदिन एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और साल भर में 273 दिन यदि वो काम करता है तो उसे भारत में मानक व्यक्ति वर्ष कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि मानक व्यक्ति वर्ष क्या होता है, तो मानक व्यक्ति वर्ष का मतलब हुआ जो व्यक्ति एक वर्ष में 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 273 दिन काम करता है उसे भारत में मानक व्यक्ति वर्ष कहते हैं। चूंकि बेरोजगारी जो है वो क्या है, जो भी व्यक्ति बेरोजगार होगा उससे निर्धनता बढ़ेगी, उसकी गरीबी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अपने लिए अच्छी सुविधाएं या उसका जीवन स्तर जो है नीचा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संसाधन की हानि होगी। मतलब मानव जो संसाधन है वो सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अन्य सभी संसाधनों का उपयोग केवल मानव के द्वारा ही किया जा सकता है। तो यदि मानव संसाधन बेरोजगार रहेगा, वो निर्धन रहेगा, उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा तो इस तो अर्थव्यवस्था के लिए ये ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो ये हुआ मानक व्यक्ति वर्ष। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था इसमें क्वेश्चन आता है कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है, संगठित क्षेत्र को और दोनों में अंतर आ सकता है। फिर हम ले सकते हैं बेरोजगारी की अवधारणा, एक आता है कि बेरोजगारी होती क्या है और ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ अपना एक बेरोजगारी की अवधारणा से संबंधित, या इसमें 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि बेरोजगार या क्या होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो सकती है और संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है और उनमें क्या अंतर है। थैंक यू।